नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल जो एक चर्चा हो रही थी कि जो कट्टरवाद के हमारे जो भारतीय समाज में दो नमूने, एक तो सुदर्शन टीवी का जो संचालक है सुरेश चौहान के और दूसरी ओर जो है देवबंद के मुखिया या मजलिसे इत्तेहादुल जो भी है संगठन उसके मुखिया वो अरशद मदनी के बीच में वार्ता का कुछ वार्ता के दौरान उनके तर्कों का कुछ नमूना, उससे ये आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और भारतीय जनता दल को और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों की जो समाज है वह कितने संकटों से गुजर रहा है। एक तो पूरा समाज में जो एनपीसी ने जो हालात कर दी, यानी 60-70 सालों से मैं कह रहा हूं, हालांकि लोग कह सकते हैं कि मैंने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के प्रति संवेदना व्यक्त करके और जो तबकों की उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कमोबेश दुर्दशा हमारे भारतीय समाज के अन्य तबकों की है। तो पहले इसको समझ लीजिए, तो अन्य तबकों के भी विषय में समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो जीएनपीसी ने इस भारतीय जो हमारे आदरणीय इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जो समाज है उसको जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। और वोट बैंक इस्तेमाल करने में जो कि पिछले कई एपिसोडों के माध्यम से बताया गया और ये हकीकत भी है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को वोट बैंक की तरह जो इस्तेमाल किया जेएनपीसी ने 60-70 इस्तेमाल करके जो 60-70 सालों तक जो सत्ता पर आसीन रही, उसमें प्रमुख भूमिका आरएसएस की थी, आरएसएस की है। आरएसएस एक प्रचार करता रहा कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हालांकि कोई उसका राजनीति में प्रभाव नहीं है, वो पीछे से सपोर्ट जरूर करता है जीएनपीसी को, लेकिन राजनीति में कोई उसकी हैसियत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से जो है एक प्रचार करता रहा हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, झूठ बोलता रहा, जबकि ये कई बार बताया भी गया है और ये वास्तविकता भी है कि ये हमारा राष्ट्र न तो हिंदू राष्ट्र है, न तो इस्लामिक स्टेट है और धर्म पंथ आधारित है ही नहीं। भारत के संविधान से
संचालित है और इसलिए हमारा ये भारतीय गणतंत्र है और भारत गणराज्य है या इंडियन रिपब्लिक है। ये बात जो है, आप कोई भी पासपोर्ट बनवाएं तो पासपोर्ट पर यही लिखा रहता है भारत गणराज्य या इंडियन रिपब्लिक, तो वास्तविकता उसी की है। लेकिन तब भी वो मोहन भागवत झूठ बोलता रहा कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तो उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में वहां भी स्वार्थी तत्व है, वहां भी कट्टरवादी तत्व है। तो इसी को भुनाना शुरू किए कि नहीं भाई, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र नहीं भी आएगा तो ये सब जो जनसंघ वाले, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और फिर इसी भ्रम और दहशत को इसने जीएनपीसी, जो कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप माने संगठन है, वो बहुत अच्छी तरह से इसको इनकैश किया, भुनाया। और उसी भ्रम दहशत को, हाँ ये हिंदू राष्ट्र तो नहीं है, अब तक तो ये भारतीय गणतंत्र है, लेकिन यदि ये सत्ता में आ गए तो हिंदू राष्ट्र ये बना देंगे। इसलिए चूंकि और आपका इस्लाम जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब और वहां भी तमाम बैठे हुए हैं वो पंथ के ठेकेदार, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, पूरा जकड़े हुए हैं उनकी मानसिकता को। तो वो सब एक ही एजेंडा बना करके न वो शिक्षा के लिए वोट करते थे, न तो कभी बेरोजगारी के लिए वोट करते थे, न तो कभी आर्थिक स्थिति उनकी सुधरे इसके लिए वोट करते थे। सिर्फ एक ही एजेंडा पर का काम करते थे, बीजेपी को या जनसंघ को हराना है। यह लोकतंत्र की एक भयावह स्थिति थी कि हमारे, और आज भी उसका असर है। आज भी जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज में ये मानसिकता अभी भी है। हालांकि भारतीय जनता दल ने कुछ तस्वीर साफ की है, लेकिन अभी इसका कितना असर है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन आज भी है कि वो बीजेपी को हराना है, यही एक मुद्दा चलता है और बाकी उनके लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। और बीजेपी को हराने के नाम पर जो खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में, और उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से ये पार्टियां होड़ लगाती हैं कि मैं बीजेपी को हरा सकता हूं, खास करके जीएनपीसी कांग्रेस या सपा बसपा वाले, कि मैं बीजेपी को हरा सकता हूं, तो हमको वोट करिए तो मैं बीजेपी को हरा दूंगा। हालांकि इस ट्रेंड में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आया है, लेकिन अभी भी है। तो एक और तो मतलब कि सिर्फ सिंगल एजेंडा कि बीजेपी को हराना है, यह एक मैनिया, एक मतलब एक जो है एक भावना, पूरा ये मानसिकता भर दी गई हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, इन दोनों के द्वारा, जो वहां के पंथ के ठेकेदार थे और जो जीएनपीसी के द्वारा। और ये आग किसने लगाई थी? आरएसएस ने। तो वो बेचारे जो है अपने कि हमको प्रगति करना है कि नहीं करना है, हमको आर्थिक स्थिति की जो बदहाली है उससे निकलना है कि नहीं निकलना है, रोजगार हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, इन बातों को छोड़कर बस बीजेपी को हराना है, इसी एजेंडे पर वो काम करने लगे। और ये चीज जो है सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं जीएनपीसी के द्वारा एक गठित एक कमेटी थी, सच्चर कमेटी ये बयान भी करती है कि ये जो हमारा भारतीय समाज का तबका है और जिसका कि ये बराबर वोट के लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जीएनपीसी ने, और सत्ता नशीन रही 60-70 सालों तक, वो वास्तव में सबसे गरीब,
सबसे बेरोजगार, सबसे अशिक्षित और कहीं कहीं तो अनुसूचित जात और अनुसूचित जातियों से भी बदतर उसकी हालत है। ये तस्वीर है जीएनपीसी खास करके जीएनपीसी वालों को आईना दिखाने के लिए, और उनको आईना दिखाने के लिए जो बराबर तुष्टीकरण की बात उनको कहते हैं। तो तुष्टीकरण का असली तस्वीर यही है। हाँ, तुष्टीकरण पर एक चीज और हुई कि इन सबों ने क्या किया था, जेएनपीसी हुई चाहे सपा वाले, जो उनकी जो पार्थिव भावनाएं हैं वो हज हाउस बना दिया, और जो उनमें कट्टरवादी तत्व है, कोई वो जो इमाम बुखारी हैं दिल्ली के, इस प्रकार और भी जो पांथिक गुरु हैं, उनके साथ मैंने वो फोटो वो खिंचवा लिया। और बात यही तक नहीं, इन जो हमारा ये माने इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के जो समाज है, इसके कट्टरवादी और कट्टरवादी तत्वों और जो एक संगठन भी पैदा किया पीएफआई, जो कि हमारे इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में को कट्टरवाद को मैंने जिसको बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वो बनाना पीएफआई, वो भी एक शाखा खुल गई, वो भी जेएनपीसी की एक शाखा है। तो इन कट्टरवादियों के द्वारा तो इन कट्टरवादियों के साथ हमेशा ये खड़ी मिलती थी जीएनपीसी, खास करके चुनावी मौकों पर। जब भी विधानसभा का चुनाव हो, और खास करके दक्षिण के राज्यों में, महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, जो भी है, पीएफआई के कार्यकर्ताओं और पीएफआई के जो संगठन के जो लोग थे, हमेशा सोनिया गांधी के पास साथ किसी के साथ जो है हमेशा जो है उनके फोटो भी देखे गए हैं। और उन कट्टरवादी जो तत्व हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के, वो जीएनपीसी के दूसरे नेताओं के साथ भी उनके चित्र या फोटो देखे गए हैं। जैसे ये दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह का जाकिर मूसा नाइक के साथ फोटो जो है वो जग जाहिर है। तो सिर्फ इसे जीएनपीसी हुई, चाहे गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस हुई, चाहे सपा वाले हुए, चाहे कोई भी हो, उनकी सिर्फ पांथिक भावनाओं का शोषण करना, हज हाउस जो है वो बनवा देना, हज में सब्सिडी वो दे देना। तो इस तरह का, और ऊपरी तबके को कुछ जो है पैसे उसे दे करके मिला लेना। जैसे वो ये यहाँ का जो इमाम है, दिल्ली का इमाम है, उसको मिला लेना, चुनावी अवसरों पर उससे जब फतवा जो है जारी करवाना, ये तो यही सब काम था। लेकिन जहां तक हमारे अवाम का प्रश्न था, खास करके हमारे भारतीय समाज के इस तबके का, जो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज है, उसके कल्याण के लिए, उसकी माली हालत को सुधारने के लिए इसने कुछ नहीं किया। जो कि सचर कमेटी की रिपोर्ट बहुत अच्छे से ये बयान करती है। और सचर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल आईना है जीएनपीसी के लिए। और जो लोग ये कहते हैं तुष्टीकरण की वास्तविकता को भी दिखाने के लिए वो सचर कमेटी की रिपोर्ट है। और तो और इस जीएनपीसी के मन में क्या है उसको भी वो भी जग जाहिर हुआ, जबकि उसके कद्दावर नेता यह वो कहते हुए मैंने देखे गए, पकड़े गए कि एक नेता कह रहा है कि ये मुसलमान गटर में रहना चाहें तो गटर में ही पड़े रहें, गटर से इनको निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये भी सच्चाई हमारे जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को बहुत गौर से जानना चाहिए। और जो तुष्टीकरण के नाम पर जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाते हैं,
ये उनके लिए भी एक आईना है। और एक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ताल्लुक रखने वाला जेएनपीसी का कद्दावर नेता वो ये कह रहा है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। तो ये वास्तविकताएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यानी झूठ और अफवाह का शिकार बना करके, झूठ जो है वो किसने फैलाया शुरू में, इसे आरएसएस वालों ने, कि हिंदू राष्ट्र उसका दुरुपयोग क्या हुआ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में। भाई हिंदू राष्ट्र है तो वहां भी इस तरह के वो पंथ के ठेकेदार बैठे हुए, हाँ हमारा इस्लाम खतरे में है, हमारा इस्लाम खतरे में है, ये बोल करके एक दहशत और भ्रम फैलाया। और फिर जेएनपीसी लग गई कि हाँ वाकई में जब ये आरएसएस वाले, जनसंघ वाले या बाद में बीजेपी वाले रहेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, आप हमारी झोली में आइए, हमारा वोट बैंक बनिए, तो हम इसको नहीं बनने देंगे। और जो कि वास्तविकता में क्या रही, जो वास्तविकता क्या रही कि जब ये हमारे इस तबके को, भारतीय समाज के इस तबके को, जो कि हमारी आबादी का 1/5वां हिस्सा है, इतना है, उसको बहुत बुरी तरह उसका शोषण दोहन किया। और आज भी वो मानसिकता कि झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार होता है। आज भी जरा बात करिए, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे हमारा मजदूर, चाहे हमारा मैंने आर्थिक रूप से मैंने वो कमजोर हो, सभी उसका पहला निशाना जो है आरएसएस बीजेपी ही होता है, घुमा कर जो भी। तो एक तो ये झूठ और अफवाह का ये रहा। और ये भी बताया गया है कि हमारे आज़ादी की लड़ाई जो थी, हमारे जिन लोगों ने माने अपने जानें दी, कुर्बानियाँ दी, अंडमान निकोबार में जो काल कोठरी के जो जेल थे, या जिसको बोलते हैं सेलुलर जेल, उसकी यातनाएं सही, उनके महत्व को इस कांग्रेसियों ने पीछे कर दिया। और अपने इतिहास जो इतिहास लिखवाया, सिर्फ अपनी महिमा मंडन को लिखवाया सब। और हमारे उन अमर शहीदों को और सच्चे राष्ट्रभक्तों को, उन क्रांतिकारियों को, किसी को आतंकवादी, किसी को क्रांतिकारी आतंकवादी लिखवा करके उनको हमेशा पृष्ठभूमि में रखा। और ये जो देश के साथ गद्दारी करते रहे, अंग्रेजों के साथ चिपके रहे, अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल रहे, वो माहौल पर छाते गए। तो यह भी एक बहुत बड़ा झूठ और अफवाह की साजिश का बहुत बड़ा एक वो इम्प्लीकेशन है। अब वो मान लीजिए कि गांधी की और भी जो गद्दारियां रही हैं कि और वर्णन किया जाए, हालांकि इसमें वर्णन करने से जो मुख्य विषय है वो भटक जाएगा। तो और बाद में वो गांधी की और भी जो गद्दारियां हैं तो बताया जाएगा। तो इस प्रकार सब झूठ और अफवाह, और इतिहास तो इतिहास रहा। ये सामने की बात है कि हमने जैसा बताया था कि ये, और मेरा अनुभव मैं बता रहा हूं आपको कि ये पंचायत का जो चुनाव था, यानी इस जो पंचायत चुनाव हुआ वो उत्तर प्रदेश, इसके पहले तो उसमें किसी के पक्ष में हम वो प्रचार के लिए गए थे, वो भी शाहजहांपुर में। तो वो सज्जन कह रहे थे कि अंकल जी, इस गांव में हमारे कुछ मुसलमान रहते हैं, मुसलमान भाई रहते हैं, यदि आप उनको बुलवा करके ये कुछ प्रचार किया जाए तो स्थिति वो बदल सकती है, मेरे पक्ष में जो है कुछ वोट आ सकता है। मन का कोई बात नहीं, हम जाते हैं।
तो फिर जो दो एक थे तो बोले कि साहब अंकल जी आप यहीं पर बैठिए और हम बुला के लाते हैं। तब तक एक सज्जन आए, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के थे, दाढ़ी वाड़ी पे रखे थे और काफी उम्र दराज में थे, बुजुर्ग थे। तो उनसे मैंने एक जिक्र किया कि दादाजी ये बताइए कि जो समाज, जो गांव-गांव में मैं घूम रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जातिवाद इतना यानी बिल्कुल जड़ कर गया है, सब लोग जातिवाद के दलदल में इतना धसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो इतनी बुरी स्थिति में मोदी की जीत हुई कैसे? मेरा ये सवाल था उनसे कि मोदी की जीत हुई कैसे? अब देखिए इस सवाल का जवाब, जबकि वो अपने आचार व्यवहार से जो लगता था और विचारों से, ख्यालों से बहुत पाक थे, बहुत वो निर्मल थे, ऐसे व्यक्ति का जवाब जरा देखिए आप लोग, वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे थे कि लोग ये बता रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो सारे मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, कोई मुसलमान रहेगा नहीं। तो हमने कहा कि मोदी जी तो आ गए और आपको भगा गया या किसी मुसलमान को भगाया गया? क्या नहीं? मैंने कहा अच्छा, तो ये किसने कहा? बोले कि यही सपा वाले, बसपा वाले। एक नमूना है कि किस तरह से ये झूठ बोल करके हमारी भारतीय मानसिकता को जकड़े हुए। एक तो ये सीए बना, सीए में एक आध कमी हो सकती है कि भाई कि जो बाहर से आने वाले हैं वो मुस्लिम भी सताए रहते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में एक इस्लाम आस्था वाला दूसरे इस्लाम आस्था को मार रहा है। ऐसे भी है, मान लीजिए ऐसे भी आ जाए तो उसका स्वागत आप कैसे करेंगे? ये भी एक सवाल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सीए गलत है। सीए का ये था कि भाई जो धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं या रिलीजियसली जो परसिक्यूटेड हैं, और खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, तो वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी ये कमी जरूर रही कि इसका भी विचार किया जाना चाहिए कि कुछ इन मुल्कों में हमारे इस्लाम आस्था वाले जो भाई बहन हैं, उनको भी चाहे जो मुहाजिर के रूप में, चाहे अहमदिया के रूप में, जिस रूप में, या अफगानिस्तान में भी देख लीजिए, उनको भी मारा और काटा जा रहा है और उनको भी सजाया जा रहा है। तो ये वो शरण वो लेना चाहें तो उनके लिए व्यवस्था है। इतना यहाँ तक तो मैंने थोड़ा सा वो मैंने इसको समझा जाना चाहिए। लेकिन इन जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस वालों ने, वाम दलों ने और लोगों ने क्या झूठ और अफवाह फैलाया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज में कि आपको इस देश से निकाल दिया जाएगा, आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, डिटेंशन कैंप बनेगा। ये बस जो है पूरी देश में जो है वो हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, अस्थिरता फैल गई। तो इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और उससे भी अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत यह है, झूठ और अफवाह की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो झूठ और अफवाह, और ये जैसे राहुल गांधी दिन रात झूठ बोलता रहता है, उसके जितने भी नेता और प्रवक्ता, यानी समाज में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी, पब्लिक के सामने भी और टीवी चैनलों पर झूठ ही बोलते हैं। ये टीवी चैनल वाले
इन झूठ बोलने वालों को ही बुलाते हैं। ये टीवी चैनल वालों, हालांकि इसकी सावधानी बरती जा रही कि विषय वो भटके न। टीवी चैनल वालों को मालूम है कि इन वामदलों से बढ़ करके विश्व में कोई जिनोसाइड करने वाला नहीं है, नरसंहार करने वाला नहीं है और सामूहिक नरसंहार करने वाला नहीं है। इनसे बढ़कर कोई आतंकवादी नहीं है। तब भी इनके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं और इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाता है। बस इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद। इस्लामिक आतंकवाद का लाखों गुना खतरनाक जो है ये यानी वामपंथी आतंकवाद है। वामपंथी आतंकवाद ने करोड़ों की जान ली है विश्व स्तर पर और भारत में भी। तो देखिए झूठ और अफवाह का जो है वो कितना बड़ा तंत्र है और उसका असर क्या है। टीवी चैनलों पर या मीडिया में कहीं भी चर्चा पे ये वामदल कितने खतरनाक हैं और कितना नरसंहार किए हुए हैं और सबसे बड़े आतंकवादी हैं दुनिया के, इसके प्रति यानी कोई जरूरत नहीं बनता। सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद। तो इसमें सीए पर इन सब ने झूठ फैलाया कि सब हमारे इस्लाम आता और उस झूठ फैलाने में देश ने देखा होगा कि एक झूठ जो है माने सरेआम इसी रामलीला मैदान से वो कह रही है सोनिया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काते हुए, उनको उकसाते हुए कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कार्य कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से उसका इशारा था या भड़कावा था या उकसावा था कि हिंसा फैलाओ, तोड़फोड़ करो। इस तरह से इस जीएनपीसी ने सीधे तौर पर वो भड़काया झूठ और अफवाह के द्वारा। इस संबंध में एक बात और बिल्कुल वो गौर करने की जरूरत है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि उनके पास कि वो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ उसके कार्यकर्ता है। अब तक जो देखा गया कि 12 करोड़ कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है। हमारा देश किस तरह से शिकार हो रहा है झूठ और अफवाह का, उसके इलाज के लिए नहीं है। और यही नहीं, जब ये झूठ और अफवाह का शिकार बना रहे होते हैं ये उस समाज के लोगों के पास जाते तक नहीं है। अब इसको विस्तार से बताना उतना संभव नहीं है, लेकिन एक नमूना आप देख लीजिए। इनके 12 करोड़ वाले कार्यकर्ताओं के 12 करोड़ कार्यकर्ताओं की जो पार्टी है, जो है वो शहीन बाग में हमारी जो माताओं और बहनों को उनके मासूम माने ख्यालों में जहर भर करके कि आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, आपको डिटेंशन कैंप में बिठा दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान या कहीं और पर भगा दिया जाएगा, इस तरह का जहर ये सब जो है भर करके बिठा दिए। देश को जानना चाहिए कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी नेता उन माताओं और बहनों के पास गया नहीं। यही नमूना है कि ये बीजेपी हमारे देश के लोगों को यानी जीएनपीसी को पूरी छूट देती है, वाम दलों को पूरी छूट देती है कि वो झूठ और अफवाह फैलाएं।
देश के लोगों को, इस बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम कहते हो कि तुम्हारी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, तो जब वो झूठ और अफवाह फैलाते हैं तो तुम्हारे कार्यकर्ता वो कहाँ पर हैं जो कि उनके झूठ और अफवाह को उसकी काट ढूंढ करके और जो असली हकीकत तो बताएं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ये कभी भी हमारे जो झूठ और अफवाह के शिकार रहते हैं भारतीय भाई बहन, उनके पास जाते नहीं। शाहीन बाग का प्रकरण वो इस बात का नमूना है कि किस प्रकार शाहीन बाग का नमूना वो कई रूपों में है। एक तो यह है कि माताओं और बहनों को हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के उन माताओं और बहनों को इन देश के दुश्मन ताकतों ने उनके मासूम भावनाओं का दुरुपयोग करते हुए उनके दिमाग में ये भर दिया कि भाई कि आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, आपको पाकिस्तान भगा दिया जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। तो कोई भी होगा तो उनको बिठा दिया। शाहीन बाग जो कि वो मुख्य मार्ग था दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला, उस रास्ते में बिठा दिया। और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं जानते हैं कि भाई सरकार जो है, यदि हम तोड़फोड़ करेंगे, हालांकि बहुत अच्छे से ये योगी आदित्यनाथ ने जो है उपद्रवियों के साथ बहुत अच्छे से डील किया और ऐसा ही करना चाहिए। और वो उधर योगी आदित्यनाथ ने बड़े अच्छे से डील किया और यहाँ कायर मोदी जिसके अधीन में दिल्ली पुलिस है या गृह मंत्री अमित शाह कितनी कायरता सब दिखाए। तो वहां तो नहीं चली, लेकिन यहाँ पर जो है देखा कि भाई ये उपद्रव जो है वो काम में नहीं आ रहा है। उपद्रव हुआ, बसें जलाएंगे, सब कुछ हुआ। तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र के रूप में महिलाओं को बिठा दिया। महिलाओं मतलब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की, हमारी जो आदरणीय माताएं और बहनें थी, और उनको इस तरह से उनके दिमाग में जहर भर करके। तो ये 12 करोड़ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों वाली पार्टी जो बीजेपी है, एक अब अपने किसी पदाधिकारी और नेता को या कार्यकर्ता को उस शाहीन बाग में बैठी हुई माता और बहनों के पास नहीं भेजा। यही तो इस बात का ये प्रमाण है कि झूठ और अफवाह पूरे देश में फैला करके जो एक मानसिकता जो एक तो हमारे जो खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के मानसिकता को शिकार बनाना तो वो तो है ही। जीएनपीसी कितनी खतरनाक है इस मुल्क के लिए, वो अपने सारे कारनामों को, करतूतों को, पापों को जो है वो ढकती रहती है। इसकी पूरी छूट देती है बीजेपी वाले और मोदी जी, ये बात। और वही हाल ये आपके कृषि कानून पर हुआ। कृषि कानून पर ये जीएनपीसी वाले वाम दल को पंजाब में वो शायद कामरेड बोलते हैं। तो ये तो तथाकथित कामरेड और जीएनपीसी वाले ये अफवाह फैलाए कि इस मोदी ने सब कुछ बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, कोयला सब कुछ बेच दिया। अब ये आपकी जमीन भी उन उद्योगपतियों के उन उद्योगपतियों के हाथ में बेचने जा रही है। इतना बड़ा झूठ जो है वो फैलाया जा रहा है। और ये 12 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी है और उसको पूरा मौका दे रही है कि हमारे
जिस तरह से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को इन समूह ने झूठ और अफवाह का शिकार बनाया, उसी प्रकार हमारे पंजाब में रहने वाले, पंजाब या हरियाणा में भी मान लीजिए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो है किसान भारतीय भाई बहनों के दिमाग को भी इन समूह वो जहर भरा और इस तरह से झूठ और अफवाह का शिकार बनाया कि इस मोदी ने सब कुछ बेच दिया, मैंने हवाई जहाज, रेलवे, वो अब आपकी जमीन भी इन उद्योगपतियों के हाथ में बेचने के लिए ये कानून रहा है। ये 12 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी जो है उसके झूठ और अफवाह को काट नहीं सकी, उसका इलाज नहीं कर सकी और सही तस्वीर जो है नहीं रख सकी। तो रख सकी नहीं, ये पूरा मौका देती है। इसको इतनी सरलता से मत देखिए, ये पूरा मौका देती है। इसी में तो वो मैंने जेएनपीसी को ये मौका देती है, ये बीजेपी, कि इसी में अपने पापों को छिपाए, देशद्रोही हरकतों को छिपाए, ये मौका वो देती है। और उसमें कौन कौन लोग शामिल नहीं हुए, और ये इसमें चूंकि मुख्य नुकसान जो है आढ़तियों का था, वो आढ़तियों का धंधा बंद होने होता और आढ़तियों के पास पैसे की कमी नहीं थी, तमाम पैसा उसमें आया। और कुछ लोग बता रहे थे कि शायद 1000 नए ट्रैक्टर भी खरीदे गए। और मोदी महोदय ये कार्यता इसकी देखिए, मोदी की कार्यता तब भी थी जबकि वो समझा नहीं सका हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज के जो माता और बहनें थी, उसका इस मोदी सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी नेता वो गया नहीं उनसे निवेदन करने के लिए, उनको समझाने के लिए, और जो जहर उनके दिमाग में भरा गया था उस जहर को निकालने के लिए। और यही कार्यता मोदी मालूम था कि इस तरह का जहर वो भरा जा रहा है। पंजाब सरकार भी उसमें लिप्त है, शामिल है। तो कम से कम पंजाब सरकार को बर्खास्त करते और जो है वो केंद्रीय बल लगाते और सारे किसानों को रोक दिए होते, तो कम से कम ये दिल्ली की सड़कें दिन चच्चर महीने तक जाम नहीं होती। सैकड़ों जो किसान बेचारे शिकार हो गए इस भ्रम का और आंदोलन का, यानी उनकी जान जाने नहीं जाती। ये सब कुछ जो है ये मोदी और बीजेपी वाले इसलिए करते हैं कि जेएनपीसी के पापों को वो धुला जाए। ये इनका है। झूठ और अफवाह के विषय में यदि इसका खुलासा किया जाए तो कम से कम सैकड़ों वीडियो इसके लिए चाहिए, इसको स्पष्ट करने के लिए। और इतनी बड़ी शातिर, इतनी बड़ी देश के दुश्मन जेएनपीसी झूठ और अफवाह को सबसे बड़ा हथियार बनाया, और वो झूठ और अफवाह का ही ये सहारा लेकर के इसके जो ये 3 सेनाएं, 3 मर्सनरी आप कह सकते हैं, चाटुकार इतिहासकारों का और चाटुकार बौद्धिक वर्ग का, चाटुकार मीडिया का, चाटुकार पत्रकारों का, ये जो अलग अलग गैंग बनाया, वो झूठ और अफवाह का ही जो है वो सहारा लेते हुए इतनी बड़ी खतरनाक, इतनी बड़ी देश की दुश्मनी और ऐतिहासिक गद्दार और एक खूंखार औपनिवेशिक ताकत और शातिर अपराधियों का एक गैंग जेएनपीसी को कि सारे पाप को धुलते रहे, उसको ढकते रहे और उसके झूठी महिमा मंडन करते रहे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तो इस साजिश में अब बीजेपी भी शामिल हो गई है। बीजेपी भी उसी जेएनपीसी के पाप को ढकने में अब जो है इसी जेएनपीसी को विरोध पक्ष में भेज करके और अपने सत्ता में बैठ करके अब सत्ता के द्वारा जो है जेएनपीसी के सारे पापों को वो धुल रही है। और पापों के नहीं,
इस जीएनपीसी के द्वारा जो लूट करके जो जमा किया हुआ काला धन है उसकी भी रक्षा कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं कि झूठ और अफवाह का कुछ और नमूने आप देखिए। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 1977 में। आप सभी लोग जानते हो कि 1857 का जो हमारी वो आज़ादी की क्रांति थी और पहला प्रमुख हमारा एक आज़ादी की जंग का एक संघर्ष था वो। और उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता थी हमारी हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता इस जो है 1857 तक थी और इसके पहले भी थी। ये कुछ भी कहें लेकिन वो एकता थी और वही एकता उसमें प्रदर्शित हुई और हर रूपों में हुई। अब उसका वर्णन हम करेंगे तो ये विषय जो है वो भटक जाएगा। और उसका नमूना बस जरा समझिए कि यही नहीं कि उसमें बख्त खान बरेली से थे और मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से थे और नाना साहब के जो सहायक थे वो मौलवी अजीमुल्ला खान थे। बेगम हजरत महल थी यहाँ से लखनऊ से और लोग भी, हम नहीं कहते और लोग जैसे आपके कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा बिहार से थे और तात्या टोपे थे और रानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे तो खैर थे। तो और इन क्रांतिकारियों ने अपना चूंकि इनका कोई नेता नहीं था, इन सबों ने आनंद फानन में यानी मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता बना लिया इस क्रांति का। उनकी सेहत गवाही नहीं कर रहे थे, लेकिन सेहत गवाही न करने के बावजूद भी उन्होंने जो है इस आज़ादी की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए वो सर तैयार हो गए। और अंग्रेजों ने भी उनको बागी मान लिया। अंग्रेजों ने भी उनको बागी मान लिया और उनको रंगून के जेल में बंद कर दिया, जहां पर उनका देहांत हो गया। और देहांत के पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हमको इस बात का बहुत दुख है, मलाल है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको खुद की जमीन नहीं मिली और खुद की जमीन का उनका एकमात्र इशारा था, एकमात्र मतलब था, ये भारत की मिट्टी से था। तो ये सभी खास करके उन तत्वों के लिए सीख है जो बोलते हैं कि मुगल जो है आक्रांता वो ये भारतीय ताकत दल ऐसे तत्वों को जवाब देना चाहता है कि जो मुगल काल को आक्रांता कहते हैं, असल में सबसे बड़ी आक्रांता ये जीएनपीसी है और कांग्रेस है। इस देश पर माने इस देश को लूटने वाली और इस देश को तबाह करने वाली ये कांग्रेस और जीएनपीसी है सबसे बड़ी आक्रांता। अब इस आक्रांता को छुपाने के लिए ये बीजेपी के कुछ कट्टरवादी तत्व जो है वो मुगलों को बोला करते हैं ये आक्रांता। लेकिन जितनी सच्चाई है कि बीजेपी वाले इसके पाप को ढकते हैं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी कोई भी बौद्धिक वर्ग ये सामने नहीं आता है कि असल आक्रांता ये है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को इतना मानसिक रूप से उनको गुलाम बना दिया गया है कि वहां से भी कोई भी इस जीएनपीसी के पापों को कहने वाला कोई नहीं आता। और जीएनपीसी नहीं, उनमें से कोई नहीं आता है कि ये वामपंथी यानी कितने दुश्मन है, ये सपा वाले कितने दुश्मन है, टीएमसी कितने दुश्मन है, कोई नहीं आता। बल्कि उसी में लाइन लगाते हैं सब, इसी में लाइन लगाते हैं सब। तो नजारा जरा देखिए ना, तो जो तत्व बाबर को, मुगल काल को, इत्यादि को, या दिल्ली की सल्तनत को
आक्रांता कहते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी दल स्पष्ट बताना चाहता है कि सबसे बड़ी आक्रांता है जीएनपीसी कांग्रेस, जिसने इस देश को लूटा भी है और लूट करके जो है वो काला धन के रूप में जमा किया है और हमारे देश को तबाह किया है और इसको तार किया है। तो असली आक्रांता जो है ये जीएनपीसी है, कांग्रेस है। ये उनके लिए सीख ये भारतीय जनता पार्टी दल दे रहा है, जो कि मुगल काल को बोलते हैं कि वो आक्रांता थे, बाबर आक्रांता थे। यह भी झूठ और अफवाह का सबसे बड़ा नमूना है। और उस झूठ अफवाह में जो ये झूठ अफवाह फैलाती है जीएनपीसी, उसमें ये सहायता करती है बीजेपी इसकी, जीएनपीसी की। तो आ जाइए। तो वो बहादुर शाह जफर ने अपने आत्मकथा में लिखा कि भाई हमको इस बात का बहुत मलाल है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको अपनी जमीन माने भारत की मिट्टी नसीब नहीं हुई। ये थी उनकी देशभक्ति। और उनको ये सब कट्टरवादी तत्व जो है इनको आक्रांता बोलते हैं। और इन देश के दुश्मनों को, एनपीसी वालों को, वाम दलों को ये आक्रांता नहीं बोलते हैं, ये आक्रांता है। तो 1977 में जो चुनाव हुआ, अब इस पर आ जाइए। तो 1977 में जो चुनाव हुआ वह भी 1857 की जो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता है, ये पहले भी बताया गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है हमारी भारतीय एकता की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वही तो आधार है, वही तो मेरुदंड है, वही जो बैकबोन है और स्पाइनल कार्ड है हमारी भारतीय एकता की। कौन? हिंदू मुस्लिम की एकता। तो हालांकि हिंदू मुस्लिम नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो एकता है वो भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है। तो जो ये एकता जो है वो प्रतिष्ठित हुई थी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के बीच में जो एकता प्रदर्शित हुई 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में, लगभग उसी के समान 1977 के चुनाव में हुई थी। इस बात को कोई नहीं कहता, लेकिन देश को जानना चाहिए। और उसका असर यह हुआ, जिस प्रकार 1857 की क्रांति दक्षिण के राज्यों में नहीं जा पाई थी, वो जागृति नहीं आई थी, ठीक वही स्थिति 1977 में दक्षिण के राज्य बिल्कुल अछूते रहे। दक्षिण के राज्यों से ही वो ये कांग्रेस जो है जेएनपीसी जिंदा रही। लेकिन उत्तर भारत में पूरी तरह से इस जेएनपीसी का सफाया हो गया था। कल्पना करिए कि 3 से जो सीट है लोकसभा की उत्तर भारत की, उसमें महज 9 सीट मिली थी इसको। और भी 9 में कौन? वही जो नॉर्थ ईस्ट में मैंने पाल करके और वो डोल दे करके 8-9 यानी एमपी की जो व्यवस्था करती है, ये क्या नाम है, जेएनपीसी। बाकी आपके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा पूरा साफ हो गई। तो वो एकता थी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज की एकता 1857 वाली। यह देश को नहीं भूलना चाहिए। और संजोग से जो प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई, वो आजाद भारत के इकलौते प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये महंगाई जो हमारे आम भारतीय भाई बहनों को, गरीब भारतीय भाई बहनों को, मजलूम भारतीय भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है
सबसे बड़ा जो है एक विभीषिका जो है, जो भी आप कर लीजिए, और जिसको कोई भी प्रधानमंत्री जो है अपने कार्यकाल में इसको काबू नहीं कर सका। वो लाख बोलते रहे लेकिन इसको काबू नहीं कर सका। लेकिन मोरारजी देसाई ने इसको, इस महंगाई को उन्होंने, हालांकि महंगाई इसके पहले बढ़ी थी, सन 71 की जब लड़ाई हुई और खास करके बांग्लादेश से तमाम अपने देश में वो शरणार्थी के रूप में आए, महंगाई उसमें चौगुना पचगुना बढ़ गई थी। देश को ये बोलते हैं ना कि महंगाई उसे बोलते हैं, लेकिन यह बताना जरूरी है। और बीजेपी वाले तो खैर वो चमचा है इसके, बीजेपी वाले तो जेएनपीसी की चमचा है, वो तो बोलेंगे नहीं। लेकिन भारतीय जनता दल बता रहा है कि सन 71 के युद्ध के समय जो है, उस समय भी महंगाई जो है, जो कि वो युद्ध भी हुआ था सन 71 का, और जो शरणार्थी आ गए थे, तो इसकी वजह से कम से कम 4 गुना या 5 गुना जो वो महंगाई बढ़ गई थी। तो उस महंगाई को जब सन 77 में जब वो माने सरकार बनी और मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री हुए, तो उस महंगाई को उन्होंने काबू ही नहीं किया, महंगाई को उन्होंने कम किया है। यह पूरे आजाद भारत में एक जो है एक अनूठी घटना है, और उसका प्रमाण इसे आपको मिलेगा कि केंद्रीय सरकार का मुलाजिम मैं भी रहा हूं, अधिकारी रहा हूं, और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसमें एक जो है महंगाई भत्ता मिलता है, जिसको डीए बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस की व्यवस्था यह है कि भाई जब भी महंगाई बढ़ती है तो डीए बढ़ता है, लेकिन उसमें एक प्रावधान होता है, और वो प्रावधान बहुत पाखंडी वाला है कि भाई यदि कभी महंगाई, प्रावधान यह होता है कि जब कभी भी महंगाई कम होगी तो यह आपके वेतन से उसको समायोजित किया जाएगा, यानी एडजस्ट किया जाएगा। वो इसलिए है एक सोशल पोजिशनिंग के लिए, एक मुखौटा पाने के लिए कि भाई हम भी इस देश के लिए, समाज के लिए कुर्बान कर सकते हैं अपनी तनख्वाह वगैरह। वो ये सोच करके भी है कि अरे एक बार जो महंगाई बढ़ गई वो कम होती कहाँ, कम होती ही नहीं है। तो इस तरह का मुखौटा वो पहनने में हर्ज क्या है, इसमें लाभ ही लाभ है। देखिए हम भी जो है इस देश के लिए त्याग कर सकते हैं तनख्वाह का, लेकिन इन कर्मचारियों का भ्रम उस पर टूट गया। और उसका नमूना यह था कि बाजार में मैं बता रहा हूं जो कि उस दौर को हमने अपने आंखों से देखा है। बाजार में चीनी का जो भाव था, वो जो कंट्रोल रेट है, जो आपका जिसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लीजिए या कंट्रोल जो है, कंट्रोल पर जो चीनी मिल रही थी उससे सस्ती थी, बाजार में सस्ती हो गई थी। तो ये नमूना था कि कैसे जो है, कैसे मोरारजी देसाई ने महंगाई को काबू ही नहीं किया बल्कि उसको कम किया। तो ये महंगाई रिकॉर्ड पर भी आ गई, यानी अभिलेख पर, यानी सरकारी दस्तावेजों में भी पहुंच गई कि भाई महंगाई कम हो गई है। अब जब महंगाई कम हुई है तो फिर बात आई कि वही जो प्रावधान है कि भाई ये महंगाई कम होगी तो वेतन से जो है उसको समायोजित किया जाएगा, मतलब वेतन से वो कटेगा। जब वेतन से कटेगा तो एक चपरासी के भी वेतन से कटेगा, एक जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है भारत सरकार का, उसकी भी तनख्वाह से कटेगा। अब जब अभिलेख में आया है तो फाइल बन गई उसकी, और फाइल बनते और कोई उस पर फैसला नहीं ले रहा है। वो बनते फाइल आगे बढ़ते प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास पहुंची कि साहब आप इसमें फैसला लीजिए। तो उन्होंने फाइल को देखा, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई आई विल नॉट टेक एनी डिसीजन। इफ इट कम्स सेकेंड टाइम, then only I can take
टेक सर्टेन डिसीजन, मतलब ये उन्होंने कहा कि भाई चूंकि पहली बार है तो इसको मैं छोड़ देता हूं, दूसरी बार भी ऐसी बात आएगी तो तब मैं वो निर्णय मैं ले लूंगा। खैर दूसरी बार की नौबत इसलिए नहीं आई क्योंकि उनकी सरकार चली गई। तो उनकी सरकार चली गई और लेकिन महंगाई को उन्होंने कम किया था, काबू ही नहीं किया था। ये सभी हमारे भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए। दूसरी नौबत क्यों नहीं आई? अब फिर वही झूठ और अफवाह का दौर। ये सभी को जानना चाहिए कि सन 71 में ये राजनारायण इसे इंदिरा गांधी के खिलाफ इसी रायबरेली से चुनाव लड़े थे। चुनाव में इस इंदिरा गांधी ने धांधली के आधार पर चुनाव जीती थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसके इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज किया था। तो कोर्ट में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया और जब सन 77 के चुनाव में खुद राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया। सन 1977 जो हमारे हिंदू मुस्लिम कह लीजिए, वो मैंने इसमें आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज ने जो एकता प्रदर्शित होकर के पूरा 1977 के चुनाव में पूरी जेएनपीसी का, कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया था और काफी उत्साह था। और हम तो एक शिवली कॉलेज है आजमगढ़ में और उसमें मैंने दाखिला लिया था किसी विषय को लेकर के। वहाँ के लोग भी बड़े उत्साहित थे और वहाँ के भी लोग यानी वो इस्लाम आस्था वाले माने किसी जो 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 मैनेजमेंट था वो उसको संचालित कर रहा था। तो लोग काफी कहते भाई कि इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं और यहाँ तक बोले थे कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, भाई कि स्वच्छ वो प्रशासन करिए, वो करिए, यही बात उनकी और काफी आशाएं थी। और मोरारजी देसाई काफी इस दिशा में काम भी कर रहे थे। दोनों बातें थी, मैंने महंगाई को कम करना, आतंकवाद पर उनका बिल्कुल स्पष्ट विचार था। आतंकवाद जबकि उनके वक्त में ही कुछ सर उठा रहा था, लेकिन ऐसी नीति उन्होंने अपनाई थी। उन्होंने बोला था जब आतंकवाद जो है सर उठा रहा था, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि यह देश जो है वो भारतीयों का है। यह देश भारत है और यह देश भारत है और इसमें भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए जिस किसी का भी यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के संविधान में जरा भी कम विश्वास है वो देश को छोड़ दें। इसी स्पष्ट, बेबाक और बिल्कुल दृढ़ता के वक्तव्य की आवश्यकता है आज भी। कह सके जो जम्मू कश्मीर के जितने भी वो हमदर्द है ना आतंकवादियों को, उनको भी कह सके कि भाई जिनका इस देश के संविधान में, यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में कम संविधान है, वो इस देश को छोड़ दे। और भारतीय जनता दल तो इसके आगे भी कहता है कि यदि नहीं छोड़ेंगे तो वो भारतीय जनता दल ऐसे तत्वों को जो है वो देश छुड़वा भी देगा। तो ये जो फारूक अब्दुल्ला जो बोल रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान से माने हमारी सेना जो है वो आतंकवादियों के सफाया कर रही है और वो बोला कि पाकिस्तान से बात करिए। तो खैर इसकी नौबतें नहीं आती। यदि मोरारजी देसाई के सिद्धांतों को, वसूलों को लागू किया जाता और मोदी जी में जरा भी 56 इंच का सीना वाले हैं उनको ऐसा करते तो इसकी नौबत भी नहीं आती। तो खैर इस विषय पर आ जाइए कि किस तरह से झूठ और अफवाह का शिकार बनाया गया। तो किसी बात को लेकर के जो मंत्रिमंडल था मोरारजी देसाई की सरकार का, तो
एक शाह कमीशन बना था, जो जितनी जातियां हुई थी, जो इमरजेंसी के दौरान तो काफ़ी पेशी होती थी इसके, वो इंदिरा गांधी के विषय को लेकर के, तो इंदिरा गांधी के विषय को लेकर के एक मंत्रिमंडलीय माने कैबिनेट का एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक जो मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है, माने जो मंत्री होता है, जो खास करके मंत्री होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, तो उसका उल्लंघन हुआ था। छोटी सी बात है, हालांकि बहुत बड़ी बात है, जहां ये सब जेएमपीएससी वाले इतने झूठ बोलते हैं, इतनी साजिश करते हैं, उस बाजार में तो ये कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन मोरारजी देसाई को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने चरण सिंह को, यानी कई पार्टियां मिलकर के बनाई थी, तो चरण सिंह की पार्टी बीकेडी, तो बीकेडी के 60 थे एमपी थे, और जो है जो मोरारजी देसाई थे, तो उनका था कांग्रेस संगठन, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके 10 एमपी थे। तो हमेशा था, हालांकि इनके मन में मलाल था कि हम 60 एमपी वाले जो हम वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, 10 एमपी वाला जो है मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री बना है। तो इस बात पर मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, और बाहर जब रखा तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विदेश मंत्री थे, और चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। इन लोगों ने बड़ी मिन्नतें की मोरारजी देसाई से। तो साल भर के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल में वापस लिया चरण सिंह को, लेकिन वो गृह मंत्रालय उनको नहीं दिया। अब देखिए, यहीं पर गद्दारी होती है। इतने अच्छे से चल रही थी जो है जनता पार्टी की सरकार, जो कि 1857 की क्रांति के ही बराबर हिंदू मुस्लिम की एकता के आधार पर बनी थी। उस हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर बनी हुई जनता पार्टी की सरकार, जिसके कि उस सरकार के मुखिया थे मोरारजी देसाई, जो कि बहुत ही सैद्धांतिक है, यही उनके विरोधी भी मानते हैं। और इस खुंदक को चरण सिंह ने, चरण सिंह का चेला ये था वो राजनारायण, तो राजनारायण जो चरण सिंह जो है राजनारायण को लेकर के फिर उसी इंदिरा गांधी के चरणों में गिरे, जिसकी जाति के कारण जो है 1977 में 1857 वाली क्रांति की जो हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर जो चुनाव जीते थे, जिसके खिलाफ चुनाव जीते थे या जिसको हराए थे वो इंदिरा गांधी, उसी इंदिरा गांधी के चरणों में गिरे जाकर के ये चरण सिंह, और ये गद्दारी किया उन्होंने, सिर्फ पद की लोलुपता। तो इस गद्दारी का ये परिणाम हुआ कि जो जनता का विश्वास था, हिंदू मुस्लिम एकता का जो विश्वास था, उस विश्वास को तोड़ा इन्होंने चरण सिंह ने। आज चरण सिंह को किसान है, किसानों के नेता किसानों, लेकिन जनता पार्टी को डिस्क्रेडिट करने वाले, जनता पार्टी जो कि मोरारजी देसाई के समय में यानी इतना अच्छा काम कर रही थी, और वो हिंदू मुस्लिम एकता जो 1857 की तर्ज पर ये सरकार बनी थी, उसको हरा करके उसकी सारी विश्वसनीयता को ध्वस्त करने वाले वो चरण सिंह रहे। और उन्होंने इतनी बड़ी गद्दारी किया कि जो है फिर उसी इंदिरा गांधी के चरण में गिर पड़े, जिसके खिलाफ वो जीते थे। तो सवाल इस बात का है, आज उसी तरह का जो है ये झूठ अफवाह का ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, ये यानी जनता पार्टी की सरकार सन 1977 की जो जीत है, जो एकता है, उसकी बात सब नहीं करते हैं।
और आज फिर वही झूठ और अफवाह का खास करके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी ने सब बेच दिया, मोदी ने सब बेच दिया, सब यही चल रहा है। यहाँ तक कि कुछ गद्दार भी करते हैं और इसमें पूरे तरह जिम्मेदार है बीजेपी, उसका कार्यकर्ता। बीजेपी और वो तो कहते हैं कि बीजेपी का न तो कोई एमएलए दिखता है, न कोई एमपी दिखता है करने के लिए, न कोई कार्यकर्ता दिखता, पता नहीं कहाँ इसके 12 करोड़ वाले कार्यकर्ता हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आगे भी बताया जाएगा। लेकिन किसी भी रूप में भारतीय एकता बहुत जरूरी है, भारतीय एकता को लाना ही लाना है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सभी हमारे भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के ये दुश्मन ताकतों को नष्ट में नाबूद करने के लिए मन में ठाना ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।